हेलो एवरीवन। अ, मैं आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने के लिए आई हूँ वो है टी.एस. इलियट की बहुत ही फेमस जो है वो पोएम द वेस्टलैंड। आज मैं उसका एक फ़र्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जिसका नाम है बरियल ऑफ द डेड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोएम है इसका मैंने कई जगह पर बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया रिव्यू जो है वो सुना। सब ने अपनी अपनी तरफ से सही जो है वो रिव्यू दिया, बट कहीं ऐसा लगा मुझे कि कहीं किसी चीज़ में किस में कुछ जो है वो ऐड होना चाहिए था, किसी में कुछ ऐड होना चाहिए था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज ये वेस्टलैंड का बरियल ऑफ द डेड जो है वो डिस्कस करने के लिए आई हूँ। और जो है इस सेक्शन को हम लोग जो है जब आपको ये समझ में आए तो उसके बाद सेक्शन जो इसके पांचों सेक्शंस हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आप लोगों के साथ आज वेस्टलैंड का पहला पार्ट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। वेस्टलैंड के बारे में बताने से पहले जो इसके राइटर है टी.एस. इलियट, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टी.एस. इलियट he was a poet, essayist, publisher, playwright, and editor. He was born in St. Louis, Missouri, to a prominent Boston Brahmin family. And he moved to England in 1914. Although he was born in America, but he was later he moved on to England. And he died on 4th of January 1965 at Kensington. And he married twice. His first wife's name was Valerie Elliot, and Vivian Haywood Elliot was his second wife. He got Nobel Prize in Literature. He had two citizenship, American and British. And some of his important poems are The Wasteland, The Love Song of J. Alfred Prufrock. Now let's take some important points of the Wasteland. Wasteland is a very is one of the most important poems of 20th century. और ये जो पोएम है ये एक्चुअली ये जो पोएम है ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, स्पेनिश फ्लू के बाद लिखी गई थी। तो ये जो पोएम है ये मॉडर्न वर्क का इम्प्रेशन जो है वो दिखाती है। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1922 में 1922 में पब्लिश हुई थी, ये देखिए। और इसमें बाइबल का, बुद्धिज़्म का, उपनिषद्स का, काफ़ी चीज़ों का जो रेफरेंस है वो दिया गया है। ये पोएम 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है बरियल ऑफ द डेड, सेकंड वन इज़ अ गेम ऑफ चेस, थर्ड वन इज़ द फायर सर्मन, फोर्थ इज़ डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ इज़ व्हाट द थंडर सेड। अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को जो स्टार्ट करते हैं इस वाली स्लाइड में मेरे पास जो है वो इसका जो स्टार्टिंग थी वो नहीं है। एक इसकी जो स्टार्टिंग जो शुरुआत होती है वो एक लैटिन कोटेशन से होती है, जिसका मैं आपको इंग्लिश का जो है वो बता रही हूँ। आई सॉ विद माई ओन आइज द सिबिल ऑफ क्यूमे हैंगिंग इन अ जार, एंड व्हेन द बॉय सेड टू हियर सिबिल व्हाट डू यू वांट, शी रिप्लाइड आई वांट टू डाई। इस पोएम्स इस लाइन से ये पोएम शुरू होती है, तो इससे ही ये पता चल रहा है कि एक नेगेटिव पोएम है। और इस पोएम के बारे में एक्चुअली ये एक जो है मिथ है जो इसमें बताया गया है कि जो सिबिल थी, ऑरिकल सिबिल थी, उसको इमोर्टलिटी जो है वो अपोलो, गॉड अपोलो ने दी थी। बट जो है वो परपीचुअल यूथ मांगना जो है वो भूल गई थी, और समय के साथ साथ जो है वो बूढ़ी हो रही थी और बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। तो इसलिए उसकी एक ही डिज़ायर थी, मृत्यु। तो इस लाइन से इस पोएम को का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, मगर इस लाइन से इस पोएम को स्टार्ट एक नेगेटिव शुरुआत करने का मतलब है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर स्पेनिश फ्लू, द वर्ल्ड इज़ नॉट वर्थ लिविंग। संसार रहने लायक नहीं है, और इसीलिए एवरीवन वांट्स ओनली डेथ, ये इससे शुरुआत की गई है। उसके बाद उसने ये पोएम जो है वो एज़रा पाउंड को डेडिकेट करी है। इलियट ने ये पोएम जो लिखी थी ये काफ़ी लंबी थी,
लेकिन एज़रा पाउंड ने इसको जो है वो कट शॉर्ट कर दिया और ये 434 लाइंस की जो है वो पोएम है। और इस पोएम को जो है उसने इसके लिए एक जो वर्ड्स भी हैं वो यूज़ करे हैं, जिसका मतलब है द बेटर क्राफ्ट्समैन जो है वो इसने एज़रा पाउंड को इसमें कहा है। और ये पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले आप देख रहे हैं पहली स्लाइड में अप्रैल और विंटर जो है वो दो इसमें भाग में बांटा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है इसमें, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रीडिंग lilac out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain। इसमें जो पहला जो डिस्क्रिप्शन है वो अप्रैल का जो है वो दिया हुआ है और उसमें वो कहता है कि देखिए अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। अब कोई ये सोचे कि अप्रैल को उसने क्रूएलेस्ट मंथ जो है क्यों कहा। ये एक कैंटरबरी, अगर हम प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स जो कि चौसर की पोएम है उसमें भी अप्रैल का वर्णन दिया गया है, लेकिन अप्रैल का वर्णन उसमें इस प्रकार दिया गया है कि अप्रैल एक बहुत ही फ्रेश जो है वो मंथ है और जिसमें जो है ब्रीडिंग होती है, हर तरफ हरियाली दिखती है। लेकिन इसमें उल्टा करा है, वो कहता है अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। इसने उसमें अप्रैल को पर्सोनीफाई करा है और पर्सोनीफाई करके उसने ये बताया है कि क्योंकि अप्रैल के साथ साथ क्रूअल की जो है वो एक फीलिंग जो है वो कर दी है कि अप्रैल एक क्रूएलेस्ट मंथ है। हालांकि अप्रैल एक वो मंथ होता है जिसमें जो है वो विंटर्स के बाद आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, हर तरफ हरियाली होती है। जो बीज विंटर्स की वजह से दबे हुए होते हैं वो अप्रैल स्प्रिंग सीज़न के आने पर वो प्रस्फुटित होते हैं। लेकिन इसमें उसने बताया कि अप्रैल एक क्रूअल मंथ है। क्यों है क्रूअल मंथ? क्योंकि इसमें जितने भी जो फूल हैं वो खिलते हैं। लाइलैक्स पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, तो जो पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। डेड लैंड से जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो उग आते हैं। और अब उसको ये क्रूअल क्यों लगता है? वो कहता है कि अप्रैल क्रूअल मंथ इसलिए है क्योंकि उसने ये कहा है कि अप्रैल एक पावरफुल बीइंग है। वो चीज़ों को अपनी इच्छा के अगेंस्ट जो है वो होने को मजबूर करता है। यानी कि अगर बीज प्रस्फुटित नहीं भी होना चाह रहे तो भी अप्रैल उन्हें प्रस्फुटित होने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग से प्रस्फुटित होते हैं। उसका कहने का मतलब है कि जब भी कभी अप्रैल का मंथ आता है तो वो सोर्स ऑफ लाइफ को लेकर आता है और वो जो है एक कवर अप करने की, एक मौत का जो एक मिजरेबल मूड है उसे कवर अप करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वो कहता है कि जितनी भी जो ज़िंदगी है उसका यहाँ पे ही जो हाइडन मीनिंग है वो छिपे हुए हैं। वो कहता है कि ऑल लाइफ इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डेथ। उसका कहने का मतलब है कि जितनी जो ज़िंदगी है वो मृत्यु से ही बनी है। डेथ है, डीके है, वो पार्ट ऑफ लाइफ सर्कल है। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो ये डेड लैंड है, ये डेड लैंड का मतलब है कि जो ये जो लैंड है ये डेड है, बिल्कुल मृत्यु जैसी, बिल्कुल मृत लैंड है। और इस मृत लैंड में जो है केवल अप्रैल ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ों को प्रस्फुटित जो है वो कर रहा है। अब यहाँ पर जो से ये लाइन्स लिए हैं, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, स्टीयरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। तो यहाँ पे कहता है कि स्प्रिंग रेन जो है वो नई ज़िंदगी जो है वो लैंडस्केप में डालती है। यानी कि जब भी बारिश होती है तो वो बीजों को जब बीजों पर पानी जो है वो पड़ता है तो वो उनसे जो है वो नए पौधे जो हैं पल्लवित होते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब भी कभी कोई नया पौधा, एक नई ज़िंदगी का जन्म होता है तो उसी के साथ इलियट के अनुसार एक अनवांटेड मेमोरी का भी जन्म जो है वो होता है, एक अनवांटेड डिज़ायर का भी जो है वो जन्म होता है। मेमोरी पास्ट की, जो अच्छी मेमोरीज़ थी जो इस समय याद दिला के दुख का जो है वो कारण बन रही हैं। वो कहता है कि मॉडर्न ज़िंदगी इतनी बुरी हो चुकी है कि अप्रैल जो है वो केवल उन दबी हुई फीलिंग्स को जो है वो बाहर निकालता है। और वो कहता है कि स्पीकर का मानना ये है कि वो फीलिंग्स केवल दबी ही रहनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो है रीजनरेशन, मेमोरी
मेमोरी एंड डिज़ायर गिव्स पेन, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अप्रैल अपनी मर्जी से चलता है। वो जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, कई बार कुछ खुशी के मोमेंट्स भी जो होते हैं पास्ट के, वो अगर इस समय हमारी स्थिति सही नहीं है तो वो मोमेंट्स हमें पास्ट के हमें दुख देते हैं। तो यह स्पीकर ये कहता है कि इस समय ये जो लैंड है ये रहने लायक नहीं है, ये लैंड डेड लैंड है, और इस समय भी ये जो ज़िंदगी जो है वो उत्पन्न हुई है वो खुशी देने की जगह दुख ही जो है वो दे रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विंटर कैप्ट अस वार्म, वो कहता है विंटर कैप्ट अस वार्म, ये एक पैराडॉक्सिकल आइडिया है, एक उसमें उल्टा जो है ऑक्सीमोरोन है, विंटर कैप्ट अस वार्म। विंटर तो हमें ठंडा रखता है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है विंटर कैप्ट अस वार्म, वो कहता है कि विंटर उसको वार्म रखता है क्योंकि स्नो ने जो है वो पूरे ग्राउंड को कवर कर लिया है। और जैसे स्नो ने पूरे ग्राउंड को कवर कर लिया है, उसी प्रकार से जो मेमोरीज़ हैं वो ऐसे ही जो हैं वो एक इंसान को कवर कर लेती हैं, उसकी जो पुरानी मेमोरीज उसे कवर कर लेती हैं। लाइक ड्राइड अप, अब उसमें कहते हैं अ लिटिल लाइफ विद ये डेड ट्यूबर्स है, विद ड्राइड ट्यूबर, कहते हैं कि जैसे कि जो ड्राइड ट्यूबर्स होती हैं, जो सूखी हुई जड़ें होती हैं, उनमें थोड़ी बहुत ज़िंदगी होती है, उसी प्रकार से जो इंसान ने अपने आप को एक बर्फ़ की एक ठंडी बिल्कुल एक अपने आप को एक इंसान ने एक ठंडी मेमोरीज से अगर जो है वो कवर कर रखा है, तो वो वैसे जो है वो मृतप्राय है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ही ज़िंदगी जो है वो रह रही है। और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि विंटर एक ऐसा समय होता है जो हाइबरनेशन का समय होता है। हाइबरनेशन आप समझ जानते हैं कि एक स्लीप, लंबी स्लीप का समय होता है, और इस समय पे किसी भी प्रकार का जो चेंज है वो अवॉइड कर जाता है। इस समय जिस समय इलियट ने ये पोएम लिखी है, उस समय वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं चाहता था। तो उसने यहाँ पर यही उसके कहने का मतलब है कि जैसे विंटर जो है वो पूरे स्नो को, पूरी धरती को कवर कर लेता है, जितनी भी जो मेमोरीज़ हैं वो उसके नीचे, जितनी भी जो बीज हैं जो भविष्य में जो है प्रज्वलित होंगे, वो जो प्रदीप्त होंगे, वो जो है वो उसके अंदर दबे हुए हैं, वो उसी तरीके से जो ये एक इंसान की ठंडी यादें हैं, उन्होंने उन जो उसकी फीलिंग्स हैं उन्हें कवर कर रखा है। तो यहाँ पर उसे कहने का मतलब ये है कि ही डजेंट वॉन्ट एनी चेंज इन हिज लाइफ। वो कहता है विंटर फॉरगेटफुलनेस, स्पिरिचुअल डेथ, लाइफ इन डेथ। यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि विंटर, जैसे स्नो जो है वो सब तरह से घेर लेता, कुछ और दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से वो किसी और चीज़ को देखना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जो पोएम है, ये जो पोएट ने लिखी है, उसमें जितने भी पोएट्स थे वो डिसइल्यूजन्ड हो गए थे। डिसइल्यूजन्ड किस चीज़ से हुए थे? ह्यूमैनिटी से, कि मानव का वो रूप उन्होंने देखा था जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो लोगों की एक जो है संवेदनाएं मर चुकी थी। और वो कहता है माना लोग जिंदा हैं, लेकिन जिंदा होते हुए भी वो मृत प्राय जो है वो है। इसीलिए उसे कहने का मतलब, हालांकि समय वार्म रखते हैं, लेकिन उसे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से विंटर जो है वो एक अपने आप को कवर करके रखता है, विंटर जो है स्नो से पूरी धरती को कवर कर देता है, और लोग जैसे विंटर कवर करते हैं, इसी तरीके से जो है वो मेमोरीज़ को जो है वो उसने जो है सब कवर कर रखा है। और जैसे सूखी जड़ों में बस हल्की सी जो है वो जान रहती है, उसी तरीके से यहाँ एक इसका एनालिसिस ये भी हो सकता है कि लोग बिल्कुल जो है वो ठंडे जो हैं वो हो चुके हैं, उनके अंदर संवेदनाएं मर चुकी हैं, और जैसे सूखी हुई जड़ों में थोड़ी बहुत जो है वो ज़िंदगी रहती है, उतनी ही जो है वो और ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो लोगों में भी रह गई है। नेक्स्ट आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज़, यहाँ पर जो स्पीकर है वो चेंज होते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर है वो मैरी का एक डिस्क्रिप्शन जो है वो मैरी का दिया हुआ है, और यहाँ पर मैरी जो है, मैरी लैरिश जो है वो कभी जो है इलियट की मुलाकात एक काउंटेस मैरी लैरिश से हुई थी। तो वो स्पीकर जो है उसे बताई है, जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रही है। तो उसमें वो कहती है समर सरप्राइज्ड अस, कि जब कभी भी समर आया करता था वो हमें सरप्राइज़ करता था। कमिंग ओवर द स्टार्नबर्ग सी,
ये एक लेक है म्यूनिक के पास, उसके बाद जर्मनी में। तो उसमें है कि कमिंग हो, जब भी हम कभी स्टारबर्ग्स के पास आते थे विद अ शावर ऑफ रेन, अब बारिश होती थी, वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेट, हम कॉलोनेट में रुकते थे। वी का वो कर रही है, यानी कि वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में जिस किसी के साथ भी जो है वो एंजॉय किया करती थी। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, और जब सूरज निकल आता था तो हम जो है वो सनलाइट में जो है वो चला करते थे इनटू द हॉफ गार्डन। ये हॉफ गार्डन जो है ये एक गार्डन है जो कि म्यूनिक में है, हम वहाँ हॉफ गार्डन में जाया करते थे। तो ये एक उसने अपनी जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये उसने दिया है बिफोर द वर्ल्ड वॉर, कि लाइफ किस तरीके की थी, एक बहुत बच्चों के हिसाब से दिया है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो बताई है। लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स, कि जब वर्ल्ड वॉर के बाद ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, कि हम कॉफ़ी पीते थे, बातें किया करते थे। अब इसमें देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो इसमें है, इसका जो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है, ये लिखी गई है, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लुथेनिया अ रियल जर्मन। कि वो एकदम से वो टोन चेंज होती है और वो कहती है कि मैं रशियन नहीं हूँ और मैं जो हूँ वो लिथुनिया से आई हूँ और एक रियल जर्मन हूँ। इसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं एंड वेन वी, मैरी ही कह रही है, एंड वेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क्यूक्स माई कज़न्स। वो अपने कज़न के बारे में बता रहे कि जब हम बच्चे थे तो हम आर्क्यूक या अपने कज़न के यहाँ पे रुका करते थे। ही टुक मी आउट ऑन, और वो अपने नॉस्टैल्जिक फीलिंग को याद करते हुए कह रहे कि वो मुझे स्लेजिंग के लिए ले जाया करता था। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, और जब मैं डरती थी, ही सेड मेरी होल्ड ऑन टाइट, मेरी कस के पकड़ना, एंड डाउन वी वेंट, और हम नीचे जो है वो जो है स्लाइड करते हुए आते थे। इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री। अब ये जो लाइन है इसका बहुत ही जो है वो अच्छा मीनिंग है कि जब कभी हम नेचर की गोद में होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं, माउंटेन्स में नेचर, तो हम वहाँ पे फ्री फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। सिटीज़ में हम उतना फ्री फील नहीं करते हैं जितना माउंटेन्स में। वो कहती है कि जैसे जैसे जो है वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन, यानी कि नैतिक पतन जो है वो होता चला जाता है। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया, जैसे ब्लेक ने एक्सपीरियंस, इनोसेंस से एक्सपीरियंस का वर्णन करा है, इसमें भी मैरी ने जो है वो इनोसेंस, यानी कि जब माउंटेन से लेके जो फ्री महसूस करती थी वहाँ से अलग जो है एक्सपीरियंस की लाइफ के बारे में बताया है। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। वो कहते हैं कि मैं रात में जो है वो पढ़ा करती थी। शायद ये उसने जो एक्सप्लेन किया है वो अपनी जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके बाद कि जब बचपन का, चाइल्डहुड का छोड़ के मैं जो है रात में बहुत कुछ पढ़ा करती थी, एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। एंड गो साउथ इन द विंटर, और जब विंटर्स होते थे तो मैं साउथ में जाया करती थी। नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है इसमें बताई गई है। नेक्स्ट जो इसमें लाइंस हैं, ये एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच व्हाट ब्रांचेस को। एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन जैसे आप जानते होंगे जिसका कोई जवाब नहीं देना होता है। तो कहते हैं इलियट जो है वो एक क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन जो है वो बाइबल जो है वो बाइबल से जो है वो लिया गया है। एक इस तरीके से यहाँ पर इलियट जो है वो एक गॉड लाइक इमेज जो है वो ले रहा है। व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, कौन सी रूट्स हैं जो यहाँ पर पकड़ के रख सकती हैं। व्हाट ब्रांचेस ग्रो, कौन सी ब्रांचेस है जो यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमैनिटी से, ह्यूमन बीइंग से। और यहाँ पे उसने प्रॉफिट एज़ेकिएल को जो है वो जो है मेंशन किया है। और वो कहता है यू कैनॉट से और गेस, ना तो तुम सोच सकते हो ना तुम कह सकते हो ना तुम गेस कर सकते। फॉर यू ओनली नो अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस where the sun beats। मैं दोबारा से इस बात को बता रही हूँ। what are the roots that clutch what branches grow out of this stony rubbish। वो कहते हैं ये जो वेस्टलैंड है, स्टोनी रबिश यानी कि वेस्टलैंड, यहाँ पे कौन सी जड़ें जो हैं वो इस धरती को पकड़ सकती हैं, कौन सी जो ब्रांचेस हैं वो उग सकती हैं। सन ऑफ मैन, यहाँ सन ऑफ मैन जो इसने बाइबल से जो है वो एल्यूजन जो है वो लिया है और इसमें उसने ह्यूमैनिटी को जो है वो संबोधित करते हुए लिखा है। इसमें उसने ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट एज़ेकिएल को जो है वो एल्यूड करा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे इस वेस्टलैंड में
कौन सी ज़िंदगी उग सकती है? यू कैन नॉट से, ना तो तुम कह सकते हो, ना तुम इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। फॉर यू ओनली नो अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि तुम्हारे को जो पता है, ये हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस का मतलब है कि तुम्हें जो है ना नेचर के केवल फ्रेगमेंट्स के बारे में पता है, कि तुमको हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस से एक हम लोग जो है वो एक और इसमें जो है इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस से उसने जो है आइडल्स का, कि लोग जो हैं वो आइडल्स को वर्शिप करने में लगे हुए हैं, तो वो रियल गॉड तक जो है वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। वेयर द सन बीट्स, वो कहता है वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, कि जहाँ पे सन जो है वो बीट्स इस तरीके से जो है वो रोशनी देता है, एज इफ इट्स बीटिंग, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और जो पेड़ है ना यहाँ पे वो मरे हुए हैं, और मरे हुए पेड़ जो हैं वो कभी भी छाया नहीं देते। तो है ही मीन्स टू से कि जो इंसान भी है ना उसकी जो रियल जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और जिसके अंदर खुद के इमोशंस जो हैं वो नहीं होंगे, वो कभी भी किसी को मॉरली अपलिफ्ट नहीं कर सकता। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और इस वेस्टलैंड में क्या है, केवल सूखे पत्थर हैं जहाँ पे कभी पानी की आवाज़ नहीं होती। ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक, इस रेड रॉक के अंदर केवल एक शेडो है। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, और वो कहता है कि इस रेड रॉक की शेडो के अंदर आओ, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर, और मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा। योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी जो शेडो है मॉर्निंग में तुम्हारे पीछे रहती है और इवनिंग में तुम्हारे आगे रहती है। हियर ही मीन्स टू से कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन विद यू, मगर तुम मॉरली इतने डिग्रेडेड हो चुके हो कि तुम उस चीज़ को जो है वो अचीव करना ही नहीं चाहते हो। ये शेडो तुम्हें जो है एक मैसेज दे रही है, मगर तुम उस मैसेज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। चलिए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोटेशन है, फ्रेश वेट दे विंड दे हेमिट जू, ये जो कोटेशन है ये वाली, ये कोटेशन ली गई है त्रिस्तान एंड आइसोल्ट से। ये एक्चुअली त्रिस्तान एंड आइसोल्ट, और इसका मतलब है ये रिचर्ड वैगनर की जो पोएम है त्रिस्तान एंड आइसोल्ट से ली गई है, और इसका मतलब है फ्रेश ब्लोज द विंड टू द होम लैंड माई आयरिश चाइल्ड वेयर डू यू वेट। इन लाइन्स में ये जो शॉर्ट लिरिक है वैगनास की ओपेरा त्रिस्तान एंड आइसोल्ट में, ये लाइन्स जो हैं एक लव लॉन सेला के द्वारा गाई जाती हैं त्रिस्तान के शिप पे, जो कि अपनी आयरिश बिलवड के बारे में सोच रहा है। अब ये स्पीकर की टोन फिर से चेंज होती है, और यहाँ पे ये पता चलता है कि दे कॉल मी हैसिंथ गर्ल। हैसिंथ जो वर्ड है, ये हैसिंथ जो है ओविड की मेटामॉर्फोसिस में भी लिया गया है, और ये इसमें बताया गया है कि जो है हैसिंथ्स जो हैं वो फ्लावर्स होते हैं, और वो एक एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एक स्पार्टन जो है वो प्रिंस था, और उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, और उसमें जो उसके ब्लड से जो फ्लावर्स पे जो है रंग गिरता है तो वो पर्पल कलर के फ्लावर्स हो जाते हैं। तो हैसिंथ जो है वो वैसे तो फर्टिलिटी के फ्लावर्स माने जाते हैं, मगर इसमें जो हैं वो ग्लूम के फ्लावर्स माने गए हैं। और वो कहती है, इसमें एक लड़की कह रही है, दे कॉल्ड मी द हैसिंथ गर्ल येट व्हेन वी कम बैक। तो वो अपने जो किसी से कह रही है येट व्हेन वी कम बैक, कि जब हम लौट कर आए थे हैसिंथ गार्डन से, योर आर्म्स फुल, कि तुम्हारे हाथों में जो है वो भरे हुए थे फ्लावर्स, एंड योर हेयर वेट, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज failed, I was neither living nor dead and I knew nothing, looking into the heart of light the silence। कि जब I could not speak, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब वापस आए हैसिंथ गार्डन से तो जो स्टेज थी वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी, लिविंग और डेड के बीच में, टेम्परेली ब्लाइंड और इग्नोरेंट हो चुकी थी,
आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लुकिंग इन द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, कि मैं केवल जो है मुझे चारों तरफ केवल एक गहन शांति जो है वो दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे जो ये लास्ट जो लाइन है ये भी जो है वो फाइनल लाइन जर्मन में है और ये वैगनर की ओपेरा से ही ली गई है और इसका मतलब है वाइड एंड एम्प्टी सी। तो यहाँ पर ये एक मैसेज दिया गया है कि डाइंग त्रिस्तान एज वेट्स फॉर आइसोल्ट टू रिटर्न, कि एक डाइंग त्रिस्तान जो कि आइसोल्ट की वापस आने की जो है वो उम्मीद कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं वो ये कह रही हैं कि जो हैसिंथ का जो वर्णन किया गया है, हैसिंथ अपने आप में ही जो है एक दुख भरी कहानी से जुड़े हुए हैं और उसमें भी ये बताया गया है कि जो एक जो लड़की का डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें जो बता रहे हैं कि किस टेम्परेरी स्टेट में है, कि ना तो मृत्यु और ना जीवित की स्थिति में है जो बताएं। एक्चुअली इस पोएम में जो पोएट ने जो डिस्क्राइब करा है वो इसी तरीके की चीज़ डिस्क्राइब करी है कि ये जो ह्यूमैनिटी है ये इट इज़ जस्ट वेविंग जो है बिटवीन moral degradation and materialistic persuasion, कि लोग जो हैं वो materialistic होते जा रहे हैं और moral degradation हो रहा है। although they appear to be living but in fact they are dead, कि वो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जीवित हैं लेकिन वो जीवित बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनमें मानवीय गुणों का पूरी तरीके से अभाव है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट लाइन्स हैं यहाँ पे एक मैडम सोस्टेरिस का जो है वो वर्णन किया गया है और ये इसमें ये बताया गया है कि मैडम सोस्टेरिस अ फेमस क्लेयरवॉयंट, मैडम सोस्टेरिस है एक फेमस क्लेयरवॉयंट है। यस, मैडम सोस्टेरिस के बारे में इसमें जो नेक्स्ट लाइन्स उनमें बताया गया है। मैडम सोस्टेरिस जो है ये फेमस क्लेयरवॉयंट जो कि भविष्य देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैडम सोस्टेरिस का जो कैरेक्टर है वो इसने लिया है, इलियट ने लिया है क्रोम येलो जो नावल है एल्डस हेक्सले का लिखा हुआ, वहाँ से लिया हुआ है। एंड जो ये जो मैडम सोस्टेरिस हैं वो उन्हें बैड कोल्ड है और हालांकि वो फिर भी वो इस यूरोप की बहुत ही वाइजेस्ट वुमेन, एक बहुत ही बुद्धिमान महिला जो है वो मानी जाती हैं। बैड कोल्ड वाइजेस्ट वुमेन, इट मीन्स डिवॉइड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, कि इस एक तरीके से एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट जो है वो इलियट ने दिया है यहाँ पे कि एवरीथिंग जो है वो हर चीज़ जो है लोगों में संवेदनाओं की जो है संवेदनाओं को लेके लोग बिल्कुल ठंडे हैं और जो लोग जितना ज़्यादा दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं वो उतने ही ज़्यादा जो है वो होशियार माने जाते हैं। इसीलिए मैडम सोस्टेरिस को यूरोप की सबसे ज़्यादा बुद्धिमान महिला माना जाता है। क्यों? विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स, क्योंकि उनके पास टैरो कार्ड्स हैं। एंड हेयर सेट शी, कि जो स्पीकर है जब वो मैडम सोस्टेरिस से मिलने के लिए जाता है तो कहते हैं इज़ योर कार्ड द ड्राउंड फोनेशियन। पहला कार्ड जो निकलता है वो है ड्राउंड फोनेशियन। अब ये ड्राउंड फोनेशियन है, ये जो लाइंस ली गई हैं दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज़, ये शेक्सपियर की टेम्पेस्ट पोएम्स टेम्पेस्ट जो है वो प्ले से ली गई हैं और ये एक्ट 1 सीन 2 एरियल सॉन्ग से जो है वो लिया गया। तो पहला जो कार्ड है वो ड्राउंड फोनेशियन का जो है वो मिलता है। दूसरा जो कार्ड है वो है बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स। ये बेलाडोना जो है मीन्स ब्यूटीफुल लेडी एंड द लेडी ऑफ द रॉक्स, इसमें बताया गया ये मेडोना की जो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा 1483-86 में बनाई गई, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है। उसके बाद है द लेडी ऑफ सिचुएशंस, फिर उसके बाद है हेयर इज़ द मैन, ये सारे कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हेयर इज़ द मैन विथ 3 स्टेव्स, ये जो 3 स्टेव्स वाला है ये फिशर किंग आर्थर के जो लेजेंड से जो लिया गया है, फिशर किंग फ्रॉम द ग्रेल स्टोरी जो लिया गया है उस वहाँ से लिया गया है। एंड हेयर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील जो है वो फॉर्च्यून डेस्टिनी चेंज के बारे में दिखाया गया। और दूसरा दिखाया है यहाँ नेक्स्ट वन इज़ here the one-eyed merchant is Mr. Eugenides and this card
अब वो कहती है ये जो नेक्स्ट कार्ड है विच इज़ ब्लैंक, इस ये जो है बिल्कुल खाली है, विच इज़ समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, ये कुछ ऐसा बोझ है जो अपने कंधे पे जो है वो लेके घूम रहा है, विच आई एम फॉरबिडन टू सी, ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें मुझे भी भविष्य जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आई डू नॉट फाइंड, और मुझे अब हैंग्ड मैन, यहाँ जो ये हैंग्ड मैन का वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन, क्राइस्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है कि क्राइस्ट जो है जैसे कि वो लोगों की मदद करने के लिए आए थे, उन्होंने इंसान के सारे जो पाप थे वो अपने ऊपर ले लिए थे इंसान को रिडेम्पशन के दिलवाने के लिए। तो वो कहती है कि शायद अब के समाज में वो रिडेम्पशन दिलवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको वो कार्ड ही जो है वो नहीं मिलता है हैंग्ड मैन का, और वो उसे एक चेतावनी देती है, यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है फियर बाय डेथ की। वार्निंग जो है उसे बोल रही है कि फियर बाय डेथ, उसको बोलती है कि तुम्हें पानी से खतरा है, यानी कि ये आगे के सेक्शंस में भी हमें देखने को मिलता है, पानी से खतरा जो है वो बताया है। अब वो आगे बताती है आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, कि मुझे हज़ारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं जो एक गोल गोल घेरे में जो है वो चक्कर काट रहे हैं। थैंक यू, और फिर वो अचानक से टोन जो है वो बदलती है, वो कहती है थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसेस इक्विटोन, कि अगर तुम्हें मिसेस इक्विटोन दिखें, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, मैं उनसे कहूँगी कि उनकी जन्म पत्री मैं खुद लेकर आऊँगी। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, कि किसी के बारे में भी बताते हुए आजकल बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। है शी मीन्स टू से कि आजकल के समय में किसी को भी कुछ भी बताना नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन किसका किस तरीके से फ़ायदा उठाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टैरो कार्ड्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है मैंने दिया है। द ड्राउंड फोनेशियन सेलर, होप फॉर लाइफ एंड रीबर्थ, इसमें जो फोनेशियन सेलर है वो एक ये भी दिखाया है, वाटर जो है इज़ द सोर्स ऑफ प्योरीफिकेशन एज वेल, और वाटर जो है वो रीबर्थ का सिंबल भी है। बेलाडोना एक ब्यूटीफुल लेडी है, लेडी ऑफ द रॉक्स है, और इसमें जो है ये दिखाया रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय होली ग्रेल और अ सेडक्टिव वूमेन, जो मैंने अभी आपको आर्थरियन लेजेंड्स के बारे में, फिशर किंग के बारे में बताया था। द मैन विथ 3 स्टेव्स, ये आप देख रहे हैं 3 स्टेव्स ऑफ DA टू गिव टू सिंपैथाइज टू कंट्रोल, और ये जो है मैंने आपको बताया कि ये जो है ये स्टेव्स 3 स्टेव्स जो हैं, ये जो देख रहे हैं आप 3 स्टेव्स हैं, ये जो है ये जो सिंबलाइज करते हैं सिंपैथाइज करना, कंट्रोल करना और देना, और ये फिशर किंग को जो है वो जो है सिंपलाइज कर रहे हैं। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताता है। द व्हील्स टर्न राउंड एंड राउंड लाइक द क्राउड, द व्हील ऐसे ही घूम रहा है जैसे लोग जो है वो गोले में घूम रहे हैं। मिस्टर यूजिनेट्स जो ये दिखाए गए हैं, वन आइड मर्चेंट जो सीरिया से हैं, जो मर्चेंडाइज लाते हैं। होप ऑफ चेंज बाय कंपैशन एंड रिलीजन, लॉस्ट आई कैन बी, जो उनकी आँख जो है वो ये एक सिंबल है कि जो ये वन आइड मर्चेंट है, ये लॉस्ट आई जो है वो ये दिखाया है कि लोग जो हैं जिस प्रकार रिलीजन पे से जो है उनका बिल्कुल जो फेथ है वो ख़त्म हो रहा है। द हैंग्ड मैन, मैंने अभी आपको बताया ही था कि हैंग्ड मैन जो है वो किसका सिंबल है, क्राइस्ट का, से क्राइस्ट जो है वो और लोग रिडेम उसके लिए लोगों के को पाप मुक्ति दिलाने के लिए आए थे, शायद वो इस समय अब मानव जाति के लिए पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट इसका लास्ट स्टैंजा है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन अ क्राउड flowed over London Bridge. So many, I had not thought death had undone so many. Sighs, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eye before his feet, flowed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on a final stroke of 9. यहाँ पर इसमें जो है इसने डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं ये स्टार्ट होती हैं, ये जो सेक्शन शुरू होता है ये एक रेफरेंस है फ्रेंच पोएट की जो पोएम है लेस सेप्ट विलियर्ड से जो है ये स्टार्ट होता है। अनरियल सिटी जो है वो लंदन को बताया गया है, और यहाँ पर लंदन ब्रिज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि लोग जो है लंदन ब्रिज पर जा रहे हैं। सो मैनी, बहुत सारे लोग हैं, और ये जो है ऐसा लग रहा है कि जो मृत लोग हैं वो चले जा रहे हैं, उन्हें किससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जो ये एक रेफरेंस दिया है
आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। ये जो लाइन है ये दांते की इन्फर्नो से ली गई है ये वाली लाइन। और इस लाइन में वो जब दांते जो है वो जब वो इन्फर्नो में पहुंचा था और एक लंबी लाइन उसने देखी थी तो उसने कहा था द क्राउड सच अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ पीपल दैट आई वुड नेवर हैव बिलीव्ड दैट डेथ हैड अनडन सो मैनी। ये लाइन्स दांते की इन्फर्नो से ली गई है कि मुझे नहीं पता था कि डेथ ने इतनों को अनडन कर दिया है। साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड कि जो है वो जो है साइज़ आहें और वो जो है सब कुछ आहों की आवाज़ आ रही है हवा में। और इतनी सारी जो है वो आहों की आवाज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो हवा भी है वो काँप रही है। एंड ईच मैन फिक्स हिज आइज़ बिफोर, और जो भी व्यक्ति चल रहा है उसने अपनी आंखें जो है वो ग्राउंड पे जो है वो गड़ा रखी हैं। और फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट। किंग विलियम स्ट्रीट जो है एक एंशियंट रोड है लंदन ब्रिज के पास, जबकि सेंट मेरी वुलनॉथ जो है एक एंग्लिकन चर्च है उसी सेम स्ट्रीट पे। और वो ये कहता है, उस एलियट को ऐसा लगता है कि विद अ डेड साउंड, कि जैसे ही 9 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डेड, एक मृत्यु का जो साउंड है वो जो है सुनने को मिलता है। यहाँ पे ये देखा है कि लोग जो हैं मरे हुए लोग हैं, उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं। लोग जो हैं वो एक बिना किसी एम के जो हैं वो भटक रहे हैं और लोगों का रूटीन बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और लोग जितने भी जी रहे हैं, लोग जीवित हैं मगर उनकी आत्माएं जो हैं वो मर चुकी हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे जब वो लंदन ब्रिज पे खड़ा हुआ है तो उसको लगता है कि जैसे कि उसको जो है कोई दिखाई दिया है। देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन। मुझे एक दिखा, मैंने उसको चिल्ला के रोका और उसका नाम लिया स्टेटसन। यू वर विद मी इन द शिप्स एट माइले। माइले जो है ये एक सिसिलियन पोर्ट है, एक नेवल जो है बैटल हुई थी यहाँ रोमन्स और कार्थेज के बीच में एक लड़ाई हुई थी, नेवल बैटल हुई थी, उसका वर्णन किया गया है। यू वर विद मी इन द शिप्स एट माइले, कि तुम मेरे साथ जो है माइले की जो है जब हम माइले में थे वहाँ तुम मेरे साथ थे। अब वो उससे पूछता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है उससे, द कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, कि तुमने जो वो कॉप्स यानी कि जो लास्ट जो अपने गार्डन में गाड़ी थी, क्या वो जो है स्प्राउट होनी शुरू हो गई है। विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो इस ईयर जो है वो उस पर फूल खिलेंगे। और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, या वो वो बीज थे जो जिन्हें प्रस्फुटित होना था, कहीं वो फ्रॉस्ट से ख़राब तो नहीं हो गए। ओ कीप द डॉग फॉर हेंस एंड दैट्स फ्रेंड टू मैन। कहता है कि कुत्ते को जो है वो दूर रखना उस कॉप से, क्योंकि वो जो है वो आदमियों का दोस्त है। और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अगेन, नहीं तो वो दोबारा से उसको जो है वो खोद डालेगा। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं बाद में बताऊँगी, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर दूँ। ये लाइन जो है एक्चुअली, ये जो लाइन्स हैं ये रिजेंबल करती हैं ए वाइट डेविल जो प्ले है, ये वाली जो लाइन्स हैं कीप द डॉग फॉर हेंस दैट्स फ्रेंड टू मैन। ये लाइन्स जो है वाइट डेविल जो प्ले, जो कि जॉन वेबस्टर ने लिखा था 1612 में, उसमें जो एक मदर जो है वो कहती है, एक बेटे ने एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया था और उसे मार के दफना दिया था। तो मदर उससे कहती है कि वुल्फ को उससे दूर रखना, उस कब्र से दूर रखना, क्योंकि वुल्फ जो है वो इंसानों का जो है वो दुश्मन है और वो अपने नाखूनों से उसको खोद डालेगा। और अगर वो जो है खोद डालेगा उसको और दोबारा से वो सब चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। अब यहाँ पे इस लाइन से जोड़ने का मतलब है कि भाई जो वो डॉग है, जो फीलिंग्स हैं वो डॉग, यहाँ पे उसने क्या कह दिया है, डॉग इज़ अ फ्रेंड टू मैन। यहाँ पे उसने कहा है कि अगर डॉग जो है उसे खोद डालेगा तो उसकी स्पिरिट को कभी भी रेस्ट नहीं मिलेगा। एंड ही विल नेवर बी नेवर टेक रीबर्थ, कि वो जो है अगर वो उसको खोद डालेगा तो वो जो है उसको, या जो पुरानी वो थी
उसमें भी उसने कहा है कि भाई अगर वो खोद डालेगा तो वो जो है उसको स्पिरिट को आराम नहीं मिलेगा। अगर भेड़िया वुल्फ खोद डालेगा तो उसको कभी आराम नहीं मिलेगा और वो जो है वो रीबर्थ नहीं ले पाएगा, उसकी स्पिरिट को आराम नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी वो चीज़ वो कहता है कि डॉग जो है वो इंसान का बहुत अच्छा दोस्त है और वो जो है उसको उससे दूर रखना। लेकिन यहाँ उसका कहने का मतलब ये है कि भाई खोदने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो उसे खोद डालेगा, उसकी स्पिरिट को आराम नहीं मिलेगा और वो रीबर्थ जो है वो नहीं ले पाएगा, तो वो इसका कहने का मतलब है कि ये ज़िंदगी जो है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि रहने लायक नहीं है, कि यहाँ पर कोई जीना ही नहीं चाहता है, इसलिए रीबर्थ भी जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो लाइन्स है, यू हिपोक्रेट लेक्चर, ये जो लाइन्स हैं ये अगेन जो है ये लाइन्स जो हैं उसमें ये कहता है, ये लाइंस ली गई हैं बॉल्डेयर से ही। और लेक्चर इसका मतलब है हिपोक्रेट रीडर माय लाइकनेस माय ब्रदर, ये लाइंस का ये मीनिंग है। इसमें अब आप देख लीजिए, स्टेटसन जो है वो ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, ऑल टाइम की ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। डॉग इंसान की स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में जो है वो बताते हुए है। कीपिंग इट अवे सजेस्ट दैट मॉडर्न मैन डज नॉट वांट टू लिव विद स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरलिटी। एक तरफ से ये भी कहा गया है, मैंने इसमें ये भी बताया है कि अगर डॉग जो है इंसान से बेहतर है और अगर डॉग को जो है वो दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में इंसान जो है वो नैतिकता के साथ जीना नहीं चाहता है। लास्ट लाइन ये भी बताती है कि ये जो स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन हो रहा है इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सभी लोग जिम्मेदार हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के पार्ट्स में आप लोगों को बताती रही होंगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पूरा लेक्चर ज़रूर सुनें।